चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। बात है साल 1988 की। जगह अमृतसर। सिखों का सबसे पावन स्थल स्वर्ण मंदिर एक बार फिर आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। हवा में ना एक अजीब सा तनाव था, एक डर था। और दिल्ली में बैठी सरकार के सच कहूं तो हाथ पांव फूले हुए थे। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच मंदिर के बाहर की उन तंग भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक नया चेहरा दिखने लगा। कौन था वो? बस एक मामूली सा दुबला पतला थका हुआ सा दिखने वाला रिक्शा वाला। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। हर एक हरकत, हर एक गतिविधि को चुपचाप अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही थीं। फिर एक रात वही हुआ जिसका शायद उसे इंतजार था। एक अंधेरी सुनसान गली में कुछ हथियारबंद आतंकियों ने उसे घेर लिया। बंदूकें उस पर तनी हुई थीं। एक आतंकी ने गुर्राते हुए पूछा, कौन है तू, पुलिस का कुत्ता है क्या? सोचिए, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, पर उस रिक्शा वाले के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कोई आम रिक्शा वाला था ही नहीं, वो थे अंडरकवर एजेंट अजीत डोभाल। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे तेज तर्रार जासूसों में से एक अजीत डोभाल आखिर अमृतसर की गलियों में एक रिक्शा वाला बनकर क्या कर रहे थे? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस वक्त के पंजाब के हालात को समझना होगा। देखिए, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म अभी भरे नहीं थे। हाँ, उस ऑपरेशन ने आतंकवादियों को मंदिर से तो बाहर निकाल दिया था, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। फिर 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 हुआ, लेकिन वो भी ना इस समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। और अब 1988 में आतंकी एक बार फिर वापस आ गए थे, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तैयार थे। सरकार जो थी वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादों के साए में जी रही थी, एक तरह से लकवाग्रस्त हो चुकी थी। वो एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री एक्शन था। भारी हथियार, पवित्र अकाल तख्त को नुकसान, और इन सबसे ऊपर दुनिया भर के सिख समुदाय की भावनाओं को जो ठेस पहुंची थी वो अलग। मतलब एक और ब्लू स्टार, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये देश को दोबारा उसी आग में झोंकने जैसा होता। तो चलिए अब अमृतसर से सीधा चलते हैं दिल्ली, सत्ता के गलियारों में। यहां देर रात बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही हैं। देश के सबसे बड़े अधिकारी सिर जोड़कर बैठे हैं, एक ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एनएसजी कमांडो तैयार बैठे थे, एक्शन के लिए एकदम रेडी, पर कोई भी गो अहेड देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनका ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, मुझे पवित्र स्थल पर एक खरोच भी नहीं चाहिए। जाहिर है पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। पिछला अनुभव इतना कड़वा था कि कोई भी वो गलती दोहराने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और ही थी। आईबी के डायरेक्टर एम.के. नारायणन ने जो बताया, उसने सबकी चिंता और बढ़ा दी। उन्होंने कहा, समस्या ये है, हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से अंधी है। मतलब अंदर क्या हो रहा है, कितने आतंकी हैं, उनके पास क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। और एक अफवाह यह भी थी कि पूरे कॉम्प्लेक्स को माइंड से यानी बारूदी सुरंगों से बिछा दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऑपरेशन भेजना वो तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, एक सुसाइड मिशन। और ठीक उसी वक्त उस कमरे की गहरी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। सर, अगर हमें अंदर की जानकारी चाहिए तो किसी को अंदर जाना होगा। और फिर वो आवाज दोबारा गूंजी, मैं जाऊंगा। ये आवाज थी अजीत डोभाल की। सब हैरान रह गए। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मिशन को हरी झंडी तो मिल गई, पर एक बहुत ही कड़ी चेतावनी के साथ। एम.के. नारायणन ने डोभाल से साफ कहा, याद रखना डोभाल, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होगा, कोई भी नहीं। और अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर देगी। मतलब आप अकेले हैं, पूरी तरह से अकेले। और बस यहीं से कहानी वापस अमृतसर पहुंचती है। अजीत डोभाल एक मामूली रिक्शा वाले के भेष में दुश्मन के गढ़ में अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब यहां पे डोभाल की स्ट्रैटेजी देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर जासूस पकड़े जाने से बचते हैं, पर डोभाल का प्लान इसका ठीक उल्टा था। वो गलती से नहीं पकड़े गए, उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वाया। उनका मकसद ही यही था कि आतंकी उन पर शक करें, उन्हें किडनैप करें, ताकि वो उनके किले के अंदर पहुंच सकें। क्या कमाल की सोच थी। तो जब आतंकियों ने उन्हें पकड़ लिया और बस मारने ही वाले थे, डोभाल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। डरने की बजाय उन्होंने खालिस उर्दू में उन पर चिल्लाते हुए कहा,
बेवकूफों, बंदूकें नीचे करो, मुझे तुम्हारे आकाओं ने सीमा पार से भेजा है, मैं आईएसआई का एक स्पेशल ऑपरेटिव हूं। और ये कोई हवा में बोला गया झूठ नहीं था। इसके पीछे जबरदस्त होमवर्क था। भारतीय इंटेलिजेंस ने कुछ ही समय पहले पंजाब बॉर्डर पर एक असली आईएसआई एजेंट को पकड़ा था, जो सच में इन आतंकियों से मिलने अमृतसर आ रहा था। डोभाल ने उसी एजेंट की पहचान उसी के नाम का इस्तेमाल किया था। मतलब उनकी कहानी में कोई झोल नहीं था। और डोभाल का ये ब्लफ, ये दांव काम कर गया। आतंकी कमांडर सुरजीत सिंह पंटा को पूरा यकीन हो गया कि ये आदमी सच में पाकिस्तान से उनकी मदद के लिए आया है। और बस डोभाल अब दुश्मन के बीच थे, उनके सबसे बड़े राज जानने से बस कुछ ही कदम दूर। और फिर डोभाल को वो एक जानकारी मिली जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। वो बम, वो बारूदी सुरंगें जिनके नाम पर आतंकी सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे, वो सब नकली थे। जी हां, वो सिर्फ एक धोखा था, एक अफवाह, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक। पर बात सिर्फ बमों की नहीं थी। डोभाल ने एक एक करके वो सारी जानकारी इकट्ठा की जिसकी एनएसजी को जरूरत थी। अंदर करीब 200 आतंकी हैं, उनके पास AK-47 जैसे कौन कौन से हथियार हैं, और सबसे जरूरी, कौन कहां पर छुपा बैठा है, किसकी क्या पोजीशन है। ऐसा समझिए कि डोभाल ने अपने दिमाग में पूरे स्वर्ण मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक 3D ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, जिसमें आतंकियों की हर लोकेशन और हर कमजोरी मार्क की हुई थी। ये सारी जानकारी लेकर डोभाल किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। अब जो ऑपरेशन होने वाला था वो कोई अंधाधुंध हमला नहीं था। नहीं, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी जिसकी एक एक चाल, एक एक मूव पहले से ही तय था। डोभाल के दिए नक्शों की बदौलत एनएसजी के स्नाइपर्स ने मंदिर के चारों तरफ की ऊंची इमारतों पर अपनी पोजीशन ले ली। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, थकाओ और मारो। स्नाइपर्स की सटीक फायरिंग से आतंकियों को सिर उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। अंदर उनकी बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। बेसिकली उन पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया कि उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा उम्मीद से भी बेहतर था। एक एक करके लगभग 200 के करीब खूंखार आतंकवादियों ने अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी और सबसे अविश्वसनीय कामयाबी ये नहीं थी। सबसे बड़ी कामयाबी थी 0 कैजुअल्टी। एक भी कमांडो शहीद नहीं हुआ, एक भी आम नागरिक को खरोंच तक नहीं आई, और जिस पवित्र स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए सब हो रहा था उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंटेलिजेंस बहुत खराब, रणनीति, टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल, और नतीजा, हमारे कई कमांडो शहीद हुए, सैकड़ों आम नागरिक मारे गए और मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ। अब दूसरी तरफ देखिए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। इंटेलिजेंस अजीत डोभाल की वजह से एकदम परफेक्ट, रणनीति सर्जिकल स्नाइपर एक्शन, और नतीजा 0 कमांडो कैजुअलिटी, 0 सिविलियन कैजुअलिटी, और मंदिर को जरा भी नुकसान नहीं। ये फर्क, यह जमीन आसमान का फर्क सिर्फ और सिर्फ सही इंटेलिजेंस की वजह से आया। और इस असाधारण बहादुरी और बेमिसाल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए अजीत कुमार डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, और इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी पुलिस ऑफिसर को यह मिलिट्री सम्मान दिया गया हो। ये अपने आप में बताता है कि उनका योगदान कितना बड़ा था। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, कभी कभी सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाइयां हथियारों या गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। आज के दौर में जहां हर तरफ ताकत और बल प्रयोग की बात होती है, हम खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस की असली ताकत को कितना पहचानते हैं?